औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक टू एमसीक्यूज हब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गेस्ट पेपर फिजिक्स सब्जेक्टिव 2023 एसएससी पार्ट 2। तो मैंने ये जो पेपर है सेक्शन बी एंड सी का, इसमें मैंने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वही डाले हैं जो दोनों बुक्स में कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट हैं और जो कि काफ़ी मतलब क्लोजली रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1.2 picofarad and 2.5 picofarad are separated by 50 centimeter distance. Find the magnitude of force between the 2 पॉइंट चार्जेस। तो अब पाइको की वैल्यू आपके पास क्या होती है 10⁻⁻12। ठीक है, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻12 आपका Q1 हो जाएगा और 2.5 इंटू 10⁻12 कूलम जो है वो आपके पास Q2 हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर आपके पास डिस्टेंस है, 50 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.5 मीटर आप लोगों के पास आ जाएगा डिस्टेंस। अब आपको फाइंड इनमें क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम। फोर्स आपको फाइंड आउट करनी है, तो फोर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और डी स्क्वायर जो भी आप इसे कह लें। तो जो है K की वैल्यू है आपके पास 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बस इन जस्ट वैल्यूज को आप लोगों ने पुट करना है फार्मूला के अंदर और आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। तो आंसर आप लोगों के पास से कैलकुलेट करने के बाद आएगा 108 इंटू 10⁻−15 न्यूटन आएगा आपके पास इसका आंसर, बिकॉज ये फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। ओके, डिफाइन टू फॉर्मूलाज फॉर इट, राइट टू फॉर्मूला सॉरी फॉर इट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में आप लिख देंगे साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एन। आप कर देंगे रिप्रेजेंटेशन की एक सेपरेट हेडिंग बन सकती है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन। उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन 2 की हेडिंग देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसमें आप ऐसे भी इससे दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी, जहाँ पे c आपकी स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जबकि v आपके पास होगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंडर व्हाट कंडीशन कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ विजुअल इमेज शो बाय एनी डायग्राम, रे डायग्राम सॉरी। तो अब इस रे डायग्राम से आपने शो करना है अंडर व्हाट कंडीशन कन्वर्जिंग लेंस बिहेव्स लाइक अ विजुअल फॉर्म्स विजुअल इमेज। तो विजुअल इमेज कब बनाएगा आपके पास कन्वेक्स लेंस, ये जो आपके पास लास्ट केस है जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस करता है फोकल लेंथ f के और जो है कन्वेक्स लेंस, इन दोनों के दरमियान जब ऑब्जेक्ट प्लेस करता है तो जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनती है और वो क्या होती है, विजुअल होती है। लास्ट केस आप लोगों के पास और इसकी डायग्राम भी आपकी बुक में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल जिसका है 80 डेसिबल। तो L-L0 मतलब यहाँ पे उन्होंने आपको साउंड का लेवल गिवन किया है, साउंड इंटेंसिटी लेवल यहाँ पे होना चाहिए था, मिस्टेक है यहाँ पे। जो साउंड इंटेंसिटी लेवल उन्होंने आपको गिवन किया है 80 डेसिबल। तो L-L0 कितना है आपके पास 80 डेसिबल, लेकिन उन्होंने आपको क्या कहा, फाइंड आपको करनी है इंटेंसिटी। तो L-L0 इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वैल्यू डालनी है 10 डेसिबल की, जो L-L0 की वैल्यू आपको गिवन है 10 log एज इट इज आ जाएगा। आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आई नॉट की आपके पास वैल्यू कांस्टेंट है जो कि है 10⁻1 वाट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो है आपके पास 10 लॉग, जो 10 के साथ लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है वो 80 के साथ आगे डिवाइड हो जाएगा तो वो बन जाएगा 8। जब वो 8 बन जाएगा तो उसके बाद आपने जो 10⁻⁻12 है इसे आप न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो 10⁻+12 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने जो 10⁻+12 है उसे डिवाइड कर देना है ऑपोजिट साइड पे, 8 के साथ 10⁻12 जो है डिवाइड हो जाएगा, फिर दोनों साइड पे आप एंटी लॉग लेंगे तो आपका इंटेंसिटी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड
What are the factor on which loudness of sound depends? तो loudness of sound की definition क्या आपके पास loudness is the characteristic of sound by which you can distinguish between loud and a faint sound. उसके बाद characteristics factors जिनके ऊपर sound depend करती है वो factors क्या क्या है? सबसे पहले amplitude है, sound varies directly proportional to the amplitude है. फिर उसके बाद area of vibrating body, उससे भी आपकी जो sound है loudness जो है वो area of vibrating body से जो है वो directly proportional है. और इससे जो है फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर्स पे भी लाउडनेस डिपेंड करती है. उसके बाद जो है तीसरा क्या पॉइंट था बच्चों, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर भी साउंड जो लाउडनेस आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आते तो आप इसे नीचे थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट है तो आप बस जस्ट इतना ही लिख देंगे. वरना अगर ये लॉन्ग होता तो आप इसमें एग्जांपल भी देते कि एम्पलीट्यूड वाली एग्जांपल क्या हो सकती थी. वहां पे एम्पलीट्यूड की आप एग्जांपल ये दे सकते थे कि अगर जो साउंड है सितार की वो ज्यादा ऊंची होगी जब आप उसके वायर को जोर से प्लग करेंगे. इसी तरह एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में आप एग्जांपल दे सकते थे कि अगर आप एक छोटे ड्रम के ऊपर स्टिक मारेंगे तो उसकी आवाज कम होगी एज कम्पेयर टू जब आप एक लार्जर ड्रम के ऊपर मारेंगे स्टिक तो उसकी साउंड वेव जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी. फिर डिस्टेंस में भी आप कह सकते हैं डिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा, जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो जो है लाउडनेस वो भी डिक्रीज करेगी. यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आपके पास कंसेप्चुअल बन सकता है कि जब एक पर्सन के हाथ में है मोबाइल फोन तो वो उसकी जो रिंग टोन है वो कम होगी, लेकिन जब वो फोन वुडन टेबल के ऊपर पड़ा होगा तो उसकी साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगी. अब इसका आंसर क्या है? क्योंकि हमारे हैंड का एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो कम है, लेकिन जब वो टेबल के ऊपर वाइब्रेट करेगी तो एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीज करेगा. इस वजह से जो है आपके पास लाउडनेस ज्यादा आएगी वुडन टेबल के ऊपर. चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Why are we able to distinguish between two sound having the same loudness? तो इसमें आप लिखेंगे, ये शॉर्ट है और इसमें आप क्वालिटी है वो कैरेक्टरिस्टिक है. तो आप लिखेंगे क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड सेम एम्पलीट्यूड. अब इतने से बात पूरी नहीं होगी, आपने बस इतना लिख दिया तो ये नहीं है कि आपको इस पर 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे. आपको नीचे थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इस वजह से आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जस्ट एक एग्जाम्पल दे देंगे. एग्जाम्पल क्या होगी? बस स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ अ रूम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड प्लेड बाय अ सितार और साउंड प्लेड बाय अ पियानो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. तो ये क्या है? v इज इक्वल टू एफ लेमडा. ये आप लोगों की बुक में बहुत अच्छे तरीके से प्रूव हुआ है, आप इसे प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 4 times देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड. तो यहाँ पे लेंथ जो है आपकी 4 टाइम इंक्रीज कर रही है, मतलब लेंथ इज इक्वल टू आप कह देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एल इज इक्वल टू 4l. तो उसके बाद टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला क्या है पेंडुलम का? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी. जब यहाँ पे आप 4l डालेंगे वैल्यू तो मैथमेटिकल फॉर्म आपकी इसके साथ प्रूव करनी पड़ेगी, वरना आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे. जब आप 4l की वैल्यू पुट करेंगे तो जब 4 का आपने अंडर रूट लिया तो वो 2l हो जाएगा. तो आप कहेंगे व्हेन द length of a simple pendulum increases 4 times then its time period will become double. ठीक है, 4 टाइम नहीं होगा, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा. अगर ये वैसे इसका डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है इस वजह से क्या होगा, उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब हम 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू द डार्क एंड ब्राइट फिंगर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ रिपल टैंक रिप्रेजेंट. तो जो व्हाइट और डार्क लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं क्रेस्ट और ट्रेफ को. तो जो व्हाइट लाइंस हैं आपके पास वो रिप्रेजेंट करेंगी क्रेस्ट को, और जो डार्क लाइंस हैं आपके पास वो रिप्रेजेंट करेंगी ट्रेफ को. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है व्हाट फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ द find the critical angle of the size of its refractive index है आपके पास 1.31. अब आपके पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है. अब क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय n, जहां पे n आपके पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, n पे आप वैल्यू डाल देंगे 1.31 की. जब इसे आप इस 1 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसके साथ आप साइन इनवर्स ले लेंगे तो आपका क्रिटिकल एंगल आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
व्हाट इज मीन्ड बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लिखेंगे डेफिनेशन की हेडिंग, द ऑसिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग इसमें दे सकते हैं, एक्सप्लेनेशन की थोड़ी सी दे देंगे कि जो है आइडियल सिस्टम की ऑसिलेशन हो गया, वाइब्रेटरी मोशन होगी, वो एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन होगी और रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस है वो मैकेनिकल एनर्जी को डिक्रीज करती है, मैकेनिकल एनर्जी को वो डिक्रीज करती है। और फिर उसके बाद आप थोड़ी सी और लिख देंगे इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में। आप लिख देंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी शॉक ऑब्जर्वर इन द ऑटोमोबाइल्स। एंड देन उसके बाद आप इसका अगर पुरानी बुक जिन बच्चों के पास है, न्यू बुक भी है, तो इसमें इसका डैम्प्ड ऑसिलेशन का एक ग्राफ भी बना है। अगर आप वो ग्राफ बना देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, What will happen to acceleration of mass spring system if its mass is double? अब mass spring system को क्या होगा अगर इसका mass डबल कर दिया जाए? तो हमने पहले कहा था अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया तो F इज इक्वल टू KX हो जाएगा। अब F है हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma। जब ma इज इक्वल्स टू kx आ जाएगा तो उन्होंने हमें गिवन क्या किया है, उन्होंने हमें आस्क क्या किया है, व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन इफ मास इज डबल। तो अगर इस रिलेशन से हम देखें तो ma है ना, तो a को अगर हम उस साइड पे डिवाइड करा दें, kx डिवाइडेड बाय m करा दें हम, तो एक्सेलरेशन और मास का इनवर्स रिलेशन आ गया। अगर मास डबल होगा तो एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है। आप लिखेंगे और इसके साथ मैथमेटिकल फॉर्म भी शेयर करेंगे। ओके, आपके पास इफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी देन व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होना चाहिए थे, मिस्टेक है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आप सबसे पहले डेफिनेशन देंगे जो आपकी बुक में लिखी है। उसके बाद आप एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड चार्ज। उसके बाद आप यूनिट देंगे, बीइंग अ फोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी नेचर इसकी आ जाएगी। फिर यूनिट आप इसकी लिखेंगे फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज है तो ये हो जाएगी न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी। और डायरेक्शन आप ऐसे करा सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं, और ये इमेजिनरी लाइंस होती है, मिचेल फ्रेडे ने इन्हें बनाया था। और इनके एरो इंडिकेट करते हैं, इनके हेड के ऊपर एरो होता है जो कि डायरेक्शन इंडिकेट करता है किस तरफ मूव करनी है, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, और आप इनके डायग्राम भी बनाएंगे। अब आ गया इसका सेक्शन सी, जो कि गेस्ट पेपर का जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके पास आपका, पहला क्वेश्चन है डिराइव फॉर्मूला फॉर डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट मास मोशन ऑफ अ मास स्प्रिंग अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यह आप लोगों की बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, बुक का फर्स्ट पेज है ये ऑब्वियसली, तो आप लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है, ये है अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल इन 1.5 किलोमीटर। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली टाइम। अब टाइम आप लोगों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले वैल्यू पता होनी चाहिए स्पीड की। तो स्पीड अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो जो है 2 किलो हर्ट्ज है, तो किलो की वैल्यू होती है 1000, तो 2000 हर्ट्ज आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, 35 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.35 आ जाएगा मीटर। अब इसके बाद यहाँ से आप v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले रिलेशन से वैल्यू ऑफ v फाइंड आउट कर लेंगे। जब v आपके पास आ गया तो अब उन्होंने कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर है, इससे 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 मीटर आ जाएगा। जब 1500 मीटर आ गया तो आप फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी, वेयर d इज द डिस्टेंस, t इज द टाइम, और v आपको वैल्यू गिवन है तो आप t को v को आपस में रिप्लेस कर देंगे। t इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई v हो जाएगा। डिस्टेंस जो आप लोगों को गिवन है 1500 मीटर, इससे डिवाइड कर देंगे आप, जो आपके पास वैल्यू v आएगी v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाले रिलेशन से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये है आपके पास डिराइव फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये बहुत ही अच्छा दोनों बुक्स में लिखा हुआ है, आप लोग इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर
at which distance object should be placed from the lens so that it real and 2 times larger image is formed. ठीक है, सबसे पहले तो 5 डायोप्टर इसकी पावर गिवन है. अब पावर को आपने सबसे पहले फोकल लेंथ निकालनी है पावर से. तो P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F है. F को रिप्लेस कर देंगे आप 1 के साथ, सॉरी P के साथ. तो F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय P. 1 डिवाइडेड बाय 5 जब आप करेंगे तो 0.2 आ जाएगा. अब आपने इसे मीटर में आया, ये आपने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. आप इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 20 जो है आपके पास वो सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी फोकल लेंथ. अब उन्होंने हमें कहा है एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस. ऑब्जेक्ट मतलब P. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप क्या कहते हैं, पुरानी बुक वालों को पता होगा, या फिर न्यू बुक वाले इसे DO कहते हैं, लेकिन जो पुरानी बुक वाले हैं इसे P कहते हैं. एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस. यहाँ पे आपको बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब DO और P आप लोगों को फाइंड आउट करना है. जब P की वैल्यू, और उन्होंने P के लिए कंडीशन क्या आपको बताई है, 2 टाइम लार्जर इमेज इज फॉर्म. इमेज मतलब Q या DI जो है. अब उन्होंने आपको कंडीशन गिवन कर दी है कि जो आपके पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो आना चाहिए 2 टाइम लार्जर इमेज आपकी बने. तो O इसको आप सपोज कर देंगे किसके इक्वल, 2Q के इक्वल. ठीक है, तो उसके बाद अब आपने सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है. वैल्यूज जब आप इनकी पुट करेंगे तो एलसीएम लेके जो आपका साथ वेरिएबल होगा उसे आपस में आपने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो P की वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे थम्स अप करें और इसे शेयर करें.